हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 9 और 10 के लिए वेरी मोस्ट हिंदी की व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वार्षिक परीक्षा में 100% छपे छपाए मिलेंगे। तो आप इन्हीं प्रश्नों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है तो इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाएं। आइए देखते हैं हमारे आज के प्रश्न कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए व्याकरण के सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कक्षा 9 और 10 दोनों क्लास के लिए हैं ये प्रश्न। चलते हैं तो देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है हमारा, प्रगतिवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं, ठीक है। फिर अगला दिया है हमारा, भक्ति काल के दो कवियों के नाम और उनकी रचना सहित लिखिए। मतलब भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना भी लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है, नई कविता से क्या आशय है। तो नई कविता से क्या आशय, ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट है और इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन आता है कि नई कविता की विशेषताएं बताते हुए उनके एक एक कवि और उनकी रचना लिखिए। तो इनकी विशेषताएं और इनके कवियों को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 4, छायावादी, ये चतुष्टक नहीं है चतुष्टक नहीं है, छायावादी कवियों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए। सिर्फ यही लिखा है, छायावादी कवियों के नाम उनकी रचना लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 दिया है हमारा, छायावादी किसे कहते हैं, इनके दो विशेषताएं। छायावाद किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए 100% वार्षिक परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कृपया करके आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें और वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें, इसलिए हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 6, भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8, चार प्रयोगवादी कवियों के एवं उनकी रचना लिखिए। चार प्रयोगवादी कवि और उनकी एक एक रचना लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं। प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगला देखो प्रश्न नंबर 10, नई कविता के प्रमुख चार कवियों के नाम उनकी एक एक रचना लिखिए। तो ये हमारे पूरे वेरी मोस्ट हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो इनको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार चार बार अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इन्हीं यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक तरह से ये आउट प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 11 पर पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिखिए। आगे दिया है, मुक्तक काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मुक्तक काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 13 दिया है, सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कथा सुनने के प्रमुख दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्य विशेषताएं लिखिए। तो ये हमारा कवि परिचय है। तो इन कवियों के बारे में अपन ने लिखना है और इनकी दो रचनाएं और इनकी काव्यगत विशेषताएं, जैसे भाषा शैली क्या है, काव्य शैली क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया, हिंदी के चार खंड काव्यों के नाम और उनके रचयिता सहित लिखिए। हिंदी के चार खंड काव्यों के नाम और उनकी रचनाकारों को के नाम लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। अगर प्यारे बच्चों आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में कर देना, तो मैं सॉल्यूशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इससे पहले आपका अच्छे से तैयारी चल रही होगी तो ये प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे अभी तक। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो इस बार आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें और किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इन्हीं प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद करके वार्षिक परीक्षा के लिए जाना है। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 दिया है, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है, एक और अलंकार से संबंधित है, मानवीय अलंकार की उदाहरण सहित लिखिए। ये भी हमारा वेरी मोस्ट है, मानवीय अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए जो लिखा है। एक और देखिए,
प्रश्न नंबर 18, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? हाँ, तो ये प्रश्न हमारा ग्रामर का नहीं है, ये हमारा हिंदी हिंदी के पार्ट में से आ गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये है वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखो, प्रश्न नंबर 19 पे लिखा है हिंदी गद्य की प्रमुख गौण विधाओं के नाम। नाम लिखना है, हिंदी गौण विधाओं के नाम लिखना है, नाम। तो हिंदी गौण विधाओं के नाम जैसे नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, ये सब हिंदी गद्य की प्रमुख गौण विधाओं के नाम हैं। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 20 पे देखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। कम से कम आपको 4 अंतर तो करके ले जाना ही है। क्या पता 4 नंबर में आ जाए, क्या पता 2 नंबर में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते प्यारे बच्चों। इसलिए कम से कम अगर 4 अंतर आप याद करके ले जाते हैं तो आपको 4 नंबर में ये पक्का हो सकता है, 4 में हो जाए, 3 में हो जाए। तो कम से कम 2 अंतर तो याद करना ही है, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 2 अंतर तो लिखना ही पड़ेंगे। अगर 4 नंबर में आया तो 4 अंतर लिखना पड़ेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। विभाग नहीं है ये विभाग गलत लिखा है। विभाव और अनुभाव में अंतर, इतना लिखा है जी, विभाव और अनुभाव में अंतर, विभाव और अनुभाव में अंतर। प्रश्न नंबर 22 लिखा है वर्णिक और मात्रिक छंद में कोई 2 अंतर बताइए। ये भी वेरी मोस्ट है, जो भी वार्षिक परीक्षा के लिए 100% क्वेश्चन है, जो आपको वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। प्रश्न नंबर 23, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, प्रश्न नंबर 23, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न नंबर 24, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ये काव्य लिखा है प्यारे बच्चों, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। मतलब श्रव्य काव्य का इसका आंसर बोले तो श्रव्य काव्य जो सुनने वाले होते हैं और दृश्य काव्य जो देखने वाले होते हैं उनको दृश्य काव्य कहते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से और याद कर लेना। प्रश्न नंबर 25 देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए। लोकोक्ति और मुहावरे में भी 2 अंतर आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 दिया है निबंध के प्रमुख 4 प्रकारों के नाम लिखिए। निबंध के प्रमुख 4 प्रकारों के नाम लिखना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से क्या याद करना है, और इसको देख, ये लिखा है क्लास, यहाँ पे पूरी कोचिंग का नाम नहीं डला, शायद यहाँ पे परफेक्ट क्लासेस लिखा होगा। ठीक है, और 9th और 10th के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों क्लास के लिए प्यारे बच्चों, 9th और 10th के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बाय मनीष सर। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया है हमारा प्रश्न नंबर 26, हिंदी के प्रमुख 4 प्रकारों के नाम। ये हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, स्वयं प्रकाश या रामवृक्ष बेनीपुरी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए। मतलब इसमें मैं स्वयं प्रकाश रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्य में स्थान, भाषा शैली वगैरह ये सब कुछ लिखना है मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तरह से जीवन परिचय है कवि के ऊपर, बल्कि जीवन परिचय तो अब पूछा नहीं, लिखा नहीं जाता। 2 रचनाएं और भावपक्ष, कलापक्ष वगैरह है, और मतलब लेखक होते हैं तो उनका भाषा शैली वगैरह आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलो प्रश्न नंबर 28 पढ़ते हैं। तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। काव्यगत की विशेषताएं लिखना है। तो वो ये हमारे तुलसीदास और मंगलेश डबराल के बारे में किसी एक में से उनका वर्णन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। और मतलब इनका वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा, कौन कौन से मतलब रचयिता आएंगे, जीवन परिचय में कौन कौन से पूछेंगे, सभी मोस्ट की मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 में लिखा है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की प्रमुख 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो ये भी हमारा वेरी मोस्ट है। ये सारे के सारे वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को याद करके वार्षिक परीक्षा का पेपर देने जाएं, जो 5 फरवरी को हमारा होने वाला है। तो 5 फरवरी होने से पहले इन्हीं प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करके जाएं, और अगर ये याद नहीं कर पाए तो समझ लो नंबर कट हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों। इसलिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक तरह से पहले से आउट हो चुके हैं ये प्रश्न, इसलिए इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से जाना है पढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य का नाम तथा उसके रचयिता का नाम दीजिए।
हाँ, तो महाकाव्य किसे कहते हैं और महाकाव्यों के नाम तथा उसके रचयिताओं के नाम लिखना है। ये हमारे आज के 30% जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत ही देखने को मिल सकते हैं और मिल सकते क्या हैं बेटा, ये यही क्वेश्चन आएंगे आपके प्यारे बच्चों। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लें और आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह देना कि सर मैं सॉल्यूशन का वीडियो बना दो, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अच्छे तरीके से इन्हीं प्रश्नों को आप वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी को होने वाला 5 फरवरी को होने वाला हमारा हिंदी का पेपर, तो इसी को आप अच्छे तरीके से इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से करके जाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप रिवीजन करके नहीं जाएं कि बाद में आपको पछताना पड़े प्यारे बच्चों। ये प्रश्न पहले से ही मैंने इतने मोस्ट प्रश्न है कि बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं आपके वार्षिक परीक्षा हिंदी के पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक शेयर सब कुछ कर दिया करो प्यारे बच्चों। क्यों? ठीक है प्यारे बच्चों, आगे भी ऐसे वीडियो और मैं लाते रहूँगा आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।